नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर आ गए हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ में। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अति महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र में निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक वीडियो देखें और उसके बाद में जो मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराऊंगा उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन करेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने आपको राज्यसभा का पूरा टोटल वीडियो समझा दिया था, ठीक है। और आज अपन बात करेंगे संसद के दो सदन होते हैं जिसमें से एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। तो हम आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। देखिए मित्रों, लोकसभा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और अगर आप साथ में नोट्स बना सके बहुत अच्छी बात रहने वाली है। देखिए, लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा यानी हमने लिखा यहां लोकप्रिय सदन। क्या लिखा आपने? लोकप्रिय सदन। यानी हम लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं? लोकप्रिय सदन। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह संसद का प्रथम सदन होता है। यह संसद का कौन सा सदन है? प्रथम सदन है। यह संसद का उच्च सदन है या निम्न सदन है? यह संसद का निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। यह संसद का निम्न सदन है। देखिए, यह संसद का अस्थायी सदन है। देखिए, आपने पढ़ लिया लोकसभा के बारे में। हम इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, हम इसे संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं, हम इसे संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, हम इसे संसद का अस्थायी सदन भी कहते हैं, हम इसे जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन भी कहते हैं। ये तो इसके नाम हो गए लोकसभा के। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। ये अपने पास में अस्थायी सदन होता है। ये हमने बात कर ली लोकसभा की। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि हमने लोकसभा के बारे में ये जानकारी जुटा ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। हमने बात की थी राज्यसभा वाला, जब मैंने वीडियो पढ़ाया था मैंने आपको बता दिया था कि राज्यसभा में स्थायी सदन होते हैं, स्थायी सदन है और उसमें सदस्य संख्या 250 होती है। मैंने यहाँ बात कर ली। अब दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। कई बार प्रश्न आता है, ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, आप इसके बारे में ध्यान रखना। देखिए क्या आता प्रश्न ये आता भाई कि लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो आप वहां पर क्या राइट करोगे? 81 वर्णन किया। यानी हमारा भारत का संविधान है, उसका अनुच्छेद 81 अगर हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 81 में यह लिखा गया है लोकसभा के बारे में कि भारत के संसद होंगे, उसका एक सदन होगा जिसका नाम होगा लोकसभा, ठीक है। दूसरे सदन का नाम होगा वो क्या होगा? राज्यसभा होगा, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखना कि अनुच्छेद 81 में यह लिखा गया है भारतीय संसद में लोकसभा होगी। हो गया क्लियर? तो ये हमने अनुच्छेद 81 के बारे में जानकारी यहां पर मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। बात ही कर लेते हैं कि हम जब लोकसभा पढ़ ही रहे हैं तो अब मैंने आपको वैसे ही बताया था कि राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है। तो भाई लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज विशेषकर आप ध्यान रखना, ये मैंने लिखा लोकसभा। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज क्लियर करके बता रहा हूं कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना कि लोकसभा में सदस्य की अधिकतम जो संख्या होती है वो 252 होती है। कितनी होती है? 252 होती है। अब देखिए 252 में से क्या होते हैं? 252 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने लिखा, सॉरी, लोकसभा में सदस्य की जो अधिकतम संख्या होती है 552 होती है। 252 नहीं, 552 होती है। अब इस 552 को मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। यहां मैंने लिखा 550 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 2। देखिए 550 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 2।
देखिए दोस्तों, अब इस 550 को भी हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं। हमने यहाँ ये तो बात कर ली कि 550 सदस्य होते हैं, 2 होते हैं। अब इस 550 में भी 530 और 520 का रेशियो ध्यान रखना, 530 और 20 का रेशियो याद रखना। 530 ये जो सदस्य चुनकर आते हैं वो आते हैं राज्यों से। कहां से आते हैं? राज्यों से। और ये आते हैं केंद्रीय संघ शासित प्रदेशों से, केंद्रीय संघ शासित प्रदेशों से, केंद्रीय संघ शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं अपने पास 20। तो देखिए 530 और 20 550, और 2 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा से जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनका वर्णन अगर आपको पढ़ने को मिलेगा तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 और 331 में ही मिलेगा। यानी संविधान का अनुच्छेद अगर अपन पढ़ेंगे 330 और 331 में लिखा गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, अखिल भारतीय समुदाय से संबंधित 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं जब राज्यसभा की बात करेंगे वहाँ एग्जाम में जो आपको ओमआर सीट, वहाँ एग्जाम में जो आपको पीडीएफ फाइल में दूंगा उसमें प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो आपको 12 को राइट करना होगा। अगर प्रश्न ये दे रखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है तो हमें कितना राइट करना होगा? हमें 2 को राइट करना होगा। ठीक है, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 330 331 में लिखा गया है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमने ये तो जानकारी ले ली कि यार 552 होते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? हमारे वर्तमान में भारत के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं उसके बारे में बात करें। वर्तमान में भारत के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545 है। कितनी है? 545। देखिए 530 तो इसमें आते हैं राज्यों से। कहाँ आ रहे हैं? राज्यों से आ रहे हैं। ठीक है, और 13 जो सदस्य आ रहे हैं, 13 सदस्य आ रहे हैं वो आ रहे हैं केंद्रीय संघ शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रकार टोटल अभी वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। ध्यान रखना, वर्तमान पूछिए तो 545। अधिकतम कितनी हो सकती है तो हमें किसको राइट करना होगा? 552 को राइट करना होगा। हमने बात करी थी राष्ट्रपति का, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा हो रहा था जिसे अपन एकल मत अनुपातिक संक्रमण प्रणाली कहते थे। लेकिन हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो चुनाव की जो पद्धति होती है वो होती है प्रत्यक्ष प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है? लोकसभा में जो चुनाव होता है वो कौन सी प्रणाली से होता है? वो होता है प्रत्यक्ष प्रणाली से। इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखना कि लोकसभा का जो भी सदस्य बनता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता के बारे में अगर प्रश्न पूछ ले तो हम क्या जवाब करेंगे? लोकसभा का जो भी सदस्य होता है उसकी योग्यता यह होनी चाहिए कि सबसे पहले तो वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो आयु होनी चाहिए वे आयु न्यूनतम होनी चाहिए 25 वर्ष। देखिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम, उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो तो वहां पर आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सेम योग्यता है, लेकिन वहां आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो, राज्यसभा के लिए अगर आप चुनाव में बैठते हैं तो वहां पर आपकी न्यूनतम जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात कर लेते हैं, हमारे प्रथम सदन की बात कर लेते हैं, तो वहां पर जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसकी जो न्यूनतम आयु होती है वे 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वे किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट यानी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, वे किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट या लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, वे दिवालिया नहीं होना चाहिए, वे पागल नहीं होना चाहिए, वे मानसिक रूप से दिवालिया भी नहीं घोषित होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी प्रमुख योग्यता होती है। दूसरी सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए कि वे जब चुनाव लड़ रहा होता है तो उस समय सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा की कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। लोकसभा का सदस्य होता है, एक बार सरकार बन जाती है तो उनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है।
कब, जब तक आपका बहुमत दल है, आपके पास सत्ता है, आप 5 साल तक अपनी सरकार चला सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके प्रति कोई, आपकी सरकार के प्रति आप पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आप अल्पमत में आ जाते हो, तो आपकी सरकार विघटित भी हो सकती है, आपको यहाँ से भंग भी, आपकी सरकार का बहुमत भंग भी किया जा सकता है। तो आपका कार्यकाल तो वैसे 5 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन अगर सरकार बीच में चाहे तो विघटित भी हो सकती है, सरकार भंग भी हो सकती है। चाहे तो लोकसभा में कोई भी व्यक्ति अपना इस्तीफा भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपकी सरकार का कार्यकाल फिक्स 5 वर्ष का होगा। तो फिलहाल इसको विघटित भी किया जा सकता है, विघटित राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा, तो विघटित भी किया जा सकता है, वो 5 साल से पहले भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो पूरा का पूरा 5 वर्ष का होता है। हाँ भैया, इसको तो उतार लिया होगा आपने। अब देखिए मैं आपसे जो ये प्रश्न आते हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वापस मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। लोकसभा, ठीक है, ये टॉपिक अपना चल रहा था लोकसभा के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया था कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, हमने ये भी पढ़ लिया था कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, हमने ये भी पढ़ लिया था कि लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। हमने ये सारे कुछ जानकारी ले ली। हमने कार्यकाल के बारे में पढ़ लिया, हमने लोकसभा से संबंधित योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी पढ़ लिया, हमने लोकसभा में कितने सदस्य होते इसके बारे में जानकारी ले ली। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो हम जब तक नहीं जान पाते हैं तब तक हमारा कोई भी टॉपिक पढ़ना बिल्कुल भी सही उचित नहीं होता है। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ाने जा रहा हूँ वे अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलने जा रही है वे अब है। देखो दोस्तों, आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है वो है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 81, संविधान का अनुच्छेद 81, इसमें मूलतः लोकसभा संख्या, लोकसभा सदस्य संख्या 500 थी। कितनी थी? 500 थी। ये आप ध्यान रखना। देखना मेरी लाइन मैंने इसलिए लिख दी है आपको समझाने के लिए कि संविधान का अनुच्छेद 81 और इस 81 में भी यहाँ शब्द लिख रहा हूँ मैं मूलतः, यानी हमारा जब संविधान लिखा जा रहा था, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जब संविधान लिखा जा रहा है या मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको कितनी राइट करनी पड़ेगी? आपको 500 राइट करनी पड़ेगी। यह हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है वो 81 में लिखा गया है, मूलतः संविधान में लिखा गया है। 1962 के अंदर 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है, 14वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें क्या करते हैं, जो लोकसभा में संख्या थी 500 उसमें 25 और ऐड कर दी, यानी सदस्य जो संख्या कर दी गई थी वो 525 की कर दी। यानी बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये आपके लिए। देखिए 1962 में 14वां संविधान संशोधन होता है, लोकसभा सदस्य की संख्या 25 बढ़ा दी जाती है और अब यहाँ तक लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 525 हो गई। आगे समझ में? अब देखिए एक और जानकारी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। अब एक और जानकारी क्या है वो चीज़ आप सुन लीजिएगा। एक और जानकारी ये है कि 1973 में 31वां संविधान संशोधन होता है, 31वां संविधान संशोधन होता है और सदस्य संख्या 20 और बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी गई? 20, और बढ़कर अब हो गई अपने पास में 545। बिल्कुल 1973 31वां संविधान संशोधन किया जाता है और इस 31वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्य संख्या में 20 में बढ़ोतरी की जाती है और अब लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी हो गई? 545 हो गई। हो गया क्लियर? वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जो मैंने आपको पहली ही क्लास में कॉन्सेप्ट करके समझा दिया था। अगली इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है वो आप सुन लीजिएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लोकसभा में दो बैठकों का अंतर अधिकतम 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम 6 माह से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना कि लोकसभा सदस्यों की जो बैठक होती है उसमें जो अंतर होता है वह 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना आप इस बात को। एक और जो बात इंपॉर्टेंट आती है वो भी मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 330, संविधान का अनुच्छेद 330 क्या बात कर रहा है? संविधान का अनुच्छेद 330 ये बता रहा है कि लोकसभा के अंदर एसटी और एससी की आरक्षित सीटों के बारे में बताया गया है। यानी हम बात कर लेते हैं, प्रश्न ये बनता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो हमें राइट करना होगा संविधान का अनुच्छेद 330 को राइट करना होगा, ठीक है। ये भी आपको मिल गया क्वेश्चन। दोस्तों एक और चीज आती है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा के जो कार्यकाल था उसमें 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। यानी 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है या लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये मिलती है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर गई। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जहां लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का था उसे 1 साल बढ़ा दिया गया था, अब लोकसभा कार्यकाल 6 साल का हो गया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन के तहत वापस लोकसभा का कार्यकाल में 1 वर्ष की कमी की जाती है। यानी अब वापस लोकसभा का जो कार्यकाल हो गया 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। प्रश्न आता है कि लोकसभा द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उसको राज्यसभा कितने माह तक रख सकता है? तो लोकसभा द्वारा जो भी पारित विधेयक होती हैं उसे राज्यसभा 6 माह तक रख सकता है। कितने माह तक रख सकता है? 6 माह तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 109 में यह लिखा गया है कि जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। यानी वित्त विधेयक लोकसभा से ही पारित माना जाएगा या किया जाएगा। अगर उसको राज्यसभा में भी भेजा जाएगा तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक ही रख सकता है। उसके बाद अगर 14 दिन तक राज्यसभा उस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर सकता है तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। थी कि 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में जो सदस्य थे यानी मताधिकार जो अपने मत का प्रयोग करते हैं उनकी आयु में 21 साल से न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। पहली बार प्रश्न आता है 61वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा में जो व्यक्ति मत देना चाहते हैं उसकी जो न्यूनतम आयु कर दी गई थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये प्रश्न भी कई बार आता है तो आप इसका भी विशेषकर ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने लोकसभा के अभी जितनी भी लोकसभा हो रखी हैं उनके जो अध्यक्ष कौन हैं उनके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको सामने लिखा गया है पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे, तो पहली जो लोकसभा थी उसके जो अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे और साथ में श्री M.A. अयंगर। यानी पहली लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो 2 अध्यक्ष बने थे। पहले थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर और दूसरे नंबर पे बने थे वो श्री M.A. अयंगर बने थे। ठीक है, आपसे बात कर ले जाए कि दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री M.A. अयंगर। ठीक है, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे श्री हुकम सिंह थे। इसी प्रकार चौथी लोकसभा के पूछ लिया जाता है तो चौथी लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे श्री नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल ढिल्लो रहते हैं। यानी पहले श्री नीलम संजीव रेड्डी रहते हैं और उसके बाद में जो बनाया गया था श्री गुरुदयाल ढिल्लो को बनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार पांचवी लोकसभा का पूछ लिया जाए तो पांचवी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो पहले थे श्री गुरुदयाल ढिल्लो, उसके बाद श्री बलिराम भगत को बनाया गया था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि छठी लोकसभा कौन थे, तो छठी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे श्री नीलम संजीव रेड्डी बने थे और उसके बाद बने थे श्री K.S. हेगड़े। इसी प्रकार 7वीं और 8वीं लोकसभा का पूछ लिया जाए तो श्री बलराम जाखड़ को आपको राइट करना होगा। 9वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे, तो 9वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो श्री रवि राय थे। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री शिवराज पाटिल। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे P.A. सगमा। कौन थे, P.A. सगमा। 12वीं लोकसभा का पूछ लिया जाए तो 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष थे श्री G.M.C. बाल योगी, श्री G.M.C. बाल योगी।
13वीं लोकसभा का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो श्री GMC बाल योगी थे, इनका निधन हो गया, तो उसके बाद मनोहर जोशी बने थे। ठीक है। 14वीं लोकसभा का पूछ लिया जाए तो श्री सोमनाथ चटर्जी को आपको राइट करना होगा। 15वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे श्रीमती मीरा कुमार थी, और 16वीं लोकसभा के पूछ लिया जाए श्रीमती सुमित्रा महाजन, और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष थे श्रीमान ओम बिरला जी हैं। तो ये तो अभी तक 17वीं लोकसभा हो चुकी हैं। 17वीं लोकसभा के सभी अध्यक्षों के बारे में मैंने आपको इस सूची में पढ़ा दिया है, समझा दिया है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप चैनल को नए नए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। साथ में दी गई बेल आइकन घंटे वाले जो बेल चिन्ह है उसको भी दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा, हम जितने भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेनी है, आपको PDF फाइल चाहिए, स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप सीधे मेरे नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, लेकिन बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। रेगुलर वीडियो अपडेट किए जा रहे हैं, रेगुलर वीडियो का आप अध्ययन स्वयं करें।